लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा होता है। लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा होता है। किस तरीके से? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लायर ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा बेचेगा, कम प्राइस में कम बेचेगा। मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सेट्रस पेरिबस। ठीक है, सब चीज़ें कांस्टेंट है। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर इंक्लाइंड, प्रोड्यूसर इंक्लाइंड होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। लेकिन और अगर उसका प्राइस कम है तो इंक्लाइंड होगा कम से कम बेचे। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्यों है? क्योंकि जब वो ज़्यादा प्राइस में बेचता है उसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब वो कम प्राइस में बेचता है उसे कम फ़ायदा होता है, कम प्रॉफिट होता है, 1-2 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो तभी जो महंगी चीज़ें होती है, तभी आप देखते हो जो सोना बेचते हैं, जो डायमंड बेचते हैं, वो खुद भी बड़े रिच होते हैं, है ना। जिनके होटल्स होते हैं वो लोग खुद रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि महंगी चीज़ों में ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली ये क्या रिलेशन दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशन। डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है ना, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या? एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। तो लॉ ऑफ सब जैसे हमने पढ़ा है, डिमांड का आंसर हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस एक्सप्रेशन होता है हमेशा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सिर्फ हम प्राइस कंसिडर करें, दूसरे फैक्टर्स नहीं। हमने अभी पढ़ा ना, दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, गोल क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स कैसे कंसिडर किए जाते हैं? कांस्टेंट कंसिडरेशन की, ये चेंज नहीं हो रहे। इसी से हमारी अजम्पशंस निकल के आती है। लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन क्या कहती है? अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है कि जो सप्लाई कर्व है उसमें सिर्फ प्राइस में चेंज है तो हम देख रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस सेम है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सेम है, कोई न्यू मशीनरी नहीं आई है। फर्म गोल का चेंज नहीं हो रहा है। अगर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रही है वही कर रही है। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स का भी ऐसा माइंडसेट नहीं है कि वो फ्यूचर में झूठी शॉर्टेज क्रिएट करेंगे कुछ। ठीक है, हर चीज़ स्मूथ है, हर चीज़ फेवरेबल है। इन चीज़ों पे हम डिपेंड वो करते हैं। ठीक है, अगर अब हम इस फैक्टर से सप्लाई कर्व बनाएं, या सप्लाई कर्व या शेड्यूल क्या होता है, अगर हम इसको समझें क्या होता है, देखो हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। अब स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। ठीक है, स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। तो सप्लाई स्केड्यूल क्या कहता है? ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है? जैसे कि प्राइस है 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल प्राइस 1 2 3 4 5। अगर 1 रुपये में मैं 4 बेच रही हूँ तो 2 रुपये में मैं 6 बेचूँगी, 3 रुपये में 7, 4 रुपये में 8, 5 रुपये में 10। क्या हुआ है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ गई, है ना। तो क्या मतलब क्या हुआ? प्राइस कम ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है। ठीक है, ओके। जब इसको मैं टेबल में रिप्रेजेंट करती हूँ उसे कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, जैसे मैं इसको एक बार ऐसे समझाती हूँ। ये प्राइस है, ये सप्लाई है, 1 2 3। तो जब प्राइस 1 है सप्लाई 2 है, जब 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है। प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। प्राइस जैसे जब बढ़े सप्लाई बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं, जब हम इसे एज अ टेबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, इसे हम कहते हैं शेड्यूल। जब हम ये शेड्यूल किसी एक इंसान का बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है? जब आप सप्लाई का पैटर्न देखते हो किसी एक फर्म का, ठीक है, जब आप किसी एक फर्म का देखते हो वो होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि ये 10 रुपये में 10 बेचे, 12 रुपये में 15 बेचे, 14 रुपये में 20 बेचे और 16 रुपये में 25 बेचे। ये हुआ टैब्लो रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप एक ग्राफ बनाते हो, एक कर्व बनाते हो, उसके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखते हो। जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा क्वांटिटी का होता है, डिमांड या सप्लाई डिपेंड करता है, और जो आपका वाई एक्सिस होता है वो हमेशा प्राइस का होता है, ठीक है। और जैसे उसमें आप मार्क करोगे 1 2 मतलब जो भी है आपका, ठीक है। तो 1 रुपये में अगर 4 है, 1 रुपये में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, 2 रुपये में 6 सप्लाई, 3 रुपये में 7 है, 4 रुपये में 8 है, 5 रुपये में 10 है। तो आप क्या देख रहे हो? प्राइस बढ़े वो बढ़े, पॉजिटिव वो आ रहा है, कर्व ऊपर की तरफ आएगा, है ना, बाहर की तरफ निकलता हुआ कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है। ये देखो, अगर मैं सप्लाई कर्व की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ। ये वाई एक्सिस होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। वाई में हमेशा प्राइस आता है, एक्स में हमेशा क्वांटिटी आती है। जैसे क्वांटिटी 1 2 4 6, प्राइस है 1 2 3। 1 रुपये में मैंने 2 बेचे, 2 रुपये में मैंने 4 बेचे, 6 रुपये में मैंने 8 बेचे। प्लीज़ हाँ, मेरे उसको इग्नोर करना। तो आप देख रहे हो ये बाहर ऐसे अंदर बाहर की तरफ को जा रहा है कर्व। ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही रफ हो गया। तो बेसिकली ये कर्व कैसे बनता है? ये कर्व ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड लाइन, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता हुआ, ठीक है। ये जब आप एक का कर्व बनाते हैं वो क्या हो जाता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। इसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कहते हैं। इसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते हो इंडिविजुअल फर्म्स, जैसे एक फर्म, दूसरी फर्म, तीसरी फर्म, या जितनी भी फर्म्स हैं, वो सारी फर्म्स एक पर्टिकुलर प्राइस में कितना खरीदती है, मतलब बेचती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म 1 है, ठीक है। फर्म 1 ने 1 रुपये में 2, 2 रुपये में 4 और 3 रुपये में 6 लिए। फर्म 2 ने 3 5 7 लिए। फर्म 3 ने 1 रुपये में 4, 2 रुपये में 6, 3 रुपये में 8 लिए, बेचे, राइट, ठीक है। तो अलग अलग फर्म, इसमें जब भी आप बनाओगे याद यही रखो कि प्राइस बढ़ रहा है, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी पहली फर्म है उसने 1 रुपये में 2 लिए, दूसरी फर्म ने 3 लिए, चौथी और तीसरी फर्म ने 4 लिए, तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 4, ठीक है, 9। अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 रुपये में पहली फर्म ने 4, दूसरी ने 5 और इससे 6 लिए, तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 6 15। अगर मैं बोल रही हूँ तीसरी फर्म ने 6 7 8 लिए, तो 6 + 7 + 8 कितना होता है? 8 9 10 11 12 14 21,
तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 1 रुपये में मार्केट में 9 चीज़ सप्लाई है, 2 रुपये में 15, 3 रुपये में 21, राइट। तो अगर आप इसी का अगर मैं कर्व बना दूँ, ठीक है, तो कर्व कैसे बनता है इसका, इसके कर्व में आप अलग अलग कर्व अलग अलग सप्लाई मार्क करोगे, ठीक है। जैसे क्वांटिटी में आप क्वांटिटी लोगे, प्राइस में आप प्राइस लोगे, और आप अलग अलग फर्म्स का मार्क करोगे। अलग अलग फर्म्स का मार्क करोगे, समझ में आई। तो ये हो जाएगी आपकी मार्केट सप्लाई। अगर हम इसको देखें, जो यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, देखो हम पे 3 फर्म है, 100 रुपये में, एक ने 750, दूसरे ने 500, 450 लिए, 200, 300, 400। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, और सप्लाई बढ़ रही है, तो टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी 1700। कैसे आई है, 750 प्लस 500 प्लस 450, 1700, 800 प्लस 650 प्लस 500, 1950, 900 प्लस 750 प्लस 650, 2300, 1000 प्लस 9 प्लस 7, 2600, ठीक है। इन सबको प्लस करके आप यहाँ पे प्लॉट कर दो, तो ये आपकी मार्केट सप्लाई हो जाएगी। सब करोगे, ठीक है। मार्केट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस समझूंगी, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में फ़र्क क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई एक कमोडिटी का होता है, एक कमोडिटी, एक फर्म, एक सेलर। मार्केट सप्लाई वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वेरियस सेलर्स, वेरियस उस पर। इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो लेवल पे होती है, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल सप्लाई से आप बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इस पे कंट्री के लेवल के डिसीजन आप ले सकते हो। जब भी आपको एग्ज़ाम में सप्लाई लिखने को आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई लिखने को आएगा, आप लोग क्या लिखोगे, डेफिनेशन, अजम्पशन, चाहे डिमांड की आए चाहे सप्लाई की आए, क्योंकि दोनों में से एक आती है। डेफिनेशन, अजम्पशन, शेड्यूल, कर्व, एक्सप्लेनेशन, ये पूरा लिखोगे तब जाके आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब रीज़न क्या है, किस चीज़ का रीज़न है, रीज़न क्या है कि सप्लाई ऐसा क्यों है, लॉ ऑफ सप्लाई का रीज़न क्या है कि ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा बिक रहा है, कम प्राइस में कम बिक रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर कोई चीज़ मार्केट में महंगी है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है, 30% 40% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो जब आप महंगी चीज़ बेच रहे हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है तो लोग वो वाला काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे ना, क्यों, क्योंकि उस चीज़ में उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और रीज़न है, क्या है कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल हो जाता है
ऑब्वियसली बात है ना, एकदम प्राइस गिर गया, मार्केट में उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। जिस चीज़ की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है वो आप बेचोगे? नहीं बेचोगे, वो आप बेचना पसंद ही नहीं करोगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है आपको पैसा कमाना। तो जब प्राइस या उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हो, ठीक है। या और जब मार्केट में वैल्यू कम है आप कम पैसा कमा पाते हो। अब इसमें एक चीज़ और होती है, क्या? एक ऐसा भी कंडीशन होती है जब प्राइस ज़्यादा होने पे सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। प्राइस ज़्यादा होने पे सप्लाई कम हो जाएगी। कौन सी ऐसी कंडीशन? जैसे डिमांड में हमें पता है ना, लेबर होती है ना, लेबर की प्राइस कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाती है। तो सप्लाई में क्या है? अगर मैं पैसा बढ़ा दूँ तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ये कंडीशन बताओ, सोचो, 1 मिनट देगी। पहली कंडीशन होती है हेल्थ केयर सेक्टर में। देखो ना, अगर ट्रीटमेंट है, क्यों हर जगह कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का क्यों नहीं अवेलेबल? क्यों? क्योंकि वो महंगा है ना, कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, तो लोग उस चीज़ को केटर ही नहीं करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स करते हैं, छोटे हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं बाईपास सर्जरी है ना। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते उसका ट्रीटमेंट, उसकी स्किल्स, तो वो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, ठीक है। ये तो पहला रीज़न है। दूसरा क्या है? दूसरा है लेबर। अब ये समझेंगे कैसे? जैसे एक बंदे की दिहाड़ी अगर 1000 रुपये है तो मजबूरन उसको अपनी वाइफ को बोलना पड़ेगा तुम भी काम करो, 1000 रुपये कमाओ। बच्चे को बोलना पड़ेगा तुम भी काम करो, 1000 रुपये कमाओ। तब जाके वो उतना कमा पाएगा कि अपना पानी या राशन पानी का देख सके, है ना। अगर प्राइस कम है तो सप्लाई ज़्यादा है लेबर की, यहाँ पे 3 लेबर है काम करने वाले। लेकिन अगर मैं प्राइस कर दूँ एक लेबर का 2500, तो अब अपनी वाइफ को बोलेगा 2500, लेकिन अपने बच्चे को तो वो स्कूल भेजेगा, खाना पिलाना करेगा। तो जब प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। तो लेबर एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ सप्लाई का। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छे पैसे मिलेंगे तो सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, है ना। वो अपनी वाइफ को बोलेंगे तुम काम मत करो, अपने बच्चों को बोलेंगे काम मत करो, स्कूल जाओ, वो बेटर फैसिलिटीज़ लेंगे। लेकिन अगर यही प्राइस कम हो जाएगा तो फिर लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, फोर्सफुली सबको काम करना पड़ेगा घर में। इस कंडीशन में जो आपका सप्लाई का होता है वो बैकवर्ड होता है, ऐसा उल्टा सी। जो क्या दिखा रहा है? प्राइस कम है तो सप्लाई वो है, सॉरी, ये कंडीशन क्या है? ठीक है, ज़्यादा प्राइस कम सप्लाई, कम प्राइस ज़्यादा सप्लाई, ठीक
ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई विच इज़ इन लेबर के फॉर्म में जो होती है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। बहुत सारे लोग स्टॉक और सप्लाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है सप्लाई और स्टॉक में फ़र्क क्या है। स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? स्टॉक क्या होता है? वो सारा सामान जो मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो मेरा स्टॉक हुआ। और सप्लाई क्या है? जो मार्केट में है इस टाइम पे। स्टॉक लॉन्ग पीरियड भी हो सकता है, सप्लाई शॉर्ट पीरियड होता है। जैसे मैं इसे पढ़ूँ, स्टॉक क्या है? जो मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है सामान एक पर्टिकुलर टाइम में बेचने के लिए। लेकिन सेल क्या है? जो सामान मार्केट में अवेलेबल है बेचने के लिए। ठीक है, स्टॉक तो पड़ा है ना, मैंने बेचने पे थोड़ी ना लगाया है, मेरे गोदाम में पड़ा है। लेकिन सेल क्या है? जो ऑलरेडी मार्केट में है। स्टॉक लॉन्गर पीरियड होता है। सप्लाई शॉर्टर पीरियड क्या होता है। ठीक है, बट एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पे स्टॉक और सप्लाई सेम होता है। कौन सी होती है ऐसी कंडीशन? पेरिशेबल गुड्स की कंडीशन। ठीक है, फिश है, फ्रूट्स है, मिल्क है, आइस है, ये तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी ना, इसे आप इतनी जल्दी स्टोर नहीं कर सकते हो। इस केस में आपके स्टॉक और सप्लाई सेम होती है। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं आपके, उस केस में स्टॉक और सप्लाई आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मीनिंग पढ़ा है ना, हमने उसके एस्पेक्ट्स पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, शेड्यूल कर्व पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने इसके फैक्टर्स के साथ साथ हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा। बस ये वाला पार्ट रहने दिया, ये मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इलास्टिसिटी के साथ। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आज हम इतना ही करते हैं, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।